जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया और अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग जो है ट्रिपल ए से घटाकर अब डबल ए प्लस कर दी है। फिच के इस फैसले से अमेरिका समेत पूरी दुनिया के बाजार हल्के फुल्के दबाव में आए। आखिर सवाल बड़ा ये है कि फिच को किस बात की चिंता है। आगे चलकर फिच जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी के इस तरह के डाउनग्रेड का अमेरिका पर क्या असर होगा, दुनिया भर पर क्या असर होगा और भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा। हमारी जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है अमेरिका में, हमारा इस पर ब्रेक लगेगा, यू टर्न होगा या फिर थोड़ा सा झटका लगेगा, फिर से चल पड़ेंगे। दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है और इस महीने क्या कुछ खास होने वाला है, और यही आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारी खास सीरीज जो हर हम महीने की शुरुआत में आपके लेकर आते हैं, पिछले कुछ महीनों के गैप के बाद एक बार फिर से अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार। पेश है आपके सामने एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। और लंबे समय बाद एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स बैक इन एक्शन है। वैसे तो एक्शन में आप हर हफ्ते होते हैं। कोई ऐसी चीज़ है नहीं दुनिया भर के बाजारों की, इकोनॉमी की और इवन दुनिया भर की राजनीति में जो आपकी नज़र से बच पाए। लेकिन फिच की रेटिंग, ये डाउनग्रेड, इसका अंदाज़ा था या ये चुपचाप बचकर निकल गए? नहीं, मई में इन्होंने नेगेटिव बना दिया था, आउटलुक को नेगेटिव बनाया था। फिर जून में बोले कि अगली तिमाही में हम बताएंगे और नेगेटिव बरकरार है। तो लगा था कि जिस तरह से डेट सीलिंग का निवारण हो गया था यूएस में, 2 जून को उनका डेट सीलिंग बढ़ा दिया गया था 2025 के जनवरी तक। तो सबको यही लगा था कि अभी निपट गया, अब 2025 में देखेंगे। बट ये आज आउट ऑफ द ब्लू आया अनिल जी, काफी चौंका दिया। और आप देखें तो वक्तव्य, उनके वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि ये बहुत ही आपने खराब किया। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने आड़े हाथों लिया। लैरी समर्स जो पुराने उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है और उस माहौल में आपने ये डबल ए प्लस कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। तो चलिए, थोड़ा अंदाजा था लेकिन एकदम आज का आज आ जाएगा ये कम। 2011 के बाद ऐसा हुआ है। 2011 में एसएनपी ने किया था, राइट सर? तो जी 2011 में और अभी इस वक्त के अमेरिका के माहौल में समानता क्या है डाउनग्रेड करने के लिए, और क्या कुछ अलग है वो समझाएं सर। देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि दुनिया कहाँ पर है। 2011 में आप याद करिए, वो ग्रेक्सिट वगैरह चल रहा था कि ग्रीस वगैरह निकल जाएंगे, पिग्स जो कंट्री है PIIGS, वो सब चल रहा था। तो यूरोजोन का संकट चल रहा था और ग्रीस का पूरा डेट रिस्ट्रक्चर हुआ था उस टाइम पे। तो 2011 में रिस्क ऑफ जरूर हुआ था। बट अचंभे की बात यह है अनिल जी कि आप यूएस को डाउनग्रेड करते हैं, बट यूएस की ट्रेजरीज और यूएस डॉलर में पैसा ज्यादा जाने लग जाता है। आज भी वही हुआ। आज सवेरे जब ये खबर निकल के आई, यूएस मार्केट्स जब बंद हुए हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग, और हमने देखा यूएस ट्रेजरी यील्ड्स थोड़े बढ़े और थोड़े नीचे गए। और फिर होते होते उल्टा और पैसा आने लग गया, तो यूएस की प्राइसेस बढ़ गई। यूएस डॉलर थोड़ा सा नीचे गया और फिर स्ट्रांग हो गया। तो और जो कोलैटरल डैमेज हो जाता है, क्योंकि येन लोगों ने खरीदना शुरू किया, येन एकदम से स्ट्रांग हुआ, तो जापानी मार्केट गिर गया। जापानी मार्केट गिरा तो कोरियन मार्केट गिरा। और फिर खुलते खुलते हांगकांग, चाइना जो वैसे ही वीक थे, थोड़ा बहुत उधर रिस्क ऑफ आया और फिर हमारे को भी चपेट में लिया। बट इसमें कुछ है नहीं, ये एक कैटलिस्ट है कि भाई चलो प्रॉफिट बन गया, थोड़े पैसे कम कर लेते हैं। लोग एकदम से पोजीशंस देखने लग गए फिर से, और आज थोड़ा पैसा निकला मार्केट से। बट बाकी कोई इम्पैक्ट इसका स्थायी रूप पे नहीं आता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अनिल जी कि 2011 में जब S&P ने ये डाउनग्रेड किया था, तो लोगों ने कहा कि अच्छा, यूएस का ट्रेजरी अब ट्रिपल ए नहीं है, तो डबल ए प्लस है, क्या किया जाए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं खरीदने के लिए, उसमें एक और क्लॉज आ गया, गवर्नमेंट गारंटीड। तो या ट्रिपल ए पेपर हो या गवर्नमेंट गारंटीड पेपर तो हम खरीद लेंगे। तो सब सॉवरेन फंड्स, पेंशन फंड ने ये क्लॉज बदल दिया था। अब ये गवर्नमेंट गारंटी तो है इस पेपर के पीछे। तो कोई ऐसा चेंज नहीं है। इसके कारण आने वाला ये है कि मार्केट्स काफी देर से बहुत अच्छा प्रदर्शन
कर चुके थे, टाइम था कोई बहाना ढूंढने का, वो बहाना आज मिल गया। अमेरिका की तेजी पर ब्रेक लगेगा, राइट सर? ब्रेक लगेगा या यू टर्न ही ले लेंगे कि भाई टॉप बन गया अभी इस साल का, अब यहाँ से ऊपर तेजी नहीं होगी? इसके कारण तो नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कैटलिस्ट जरूर है कि थोड़ा सा लोग फिर से देख रहे हैं, बट ये इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है। हम्म। इससे एक तो मूडीज का ऑलरेडी ट्रिपल ए है, हाँ। दूसरा जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट गारंटी बन के बेच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल से निवेशक खरीदेंगे नहीं अमेरिकन पेपर। बट जो माहौल बन रहा है कि 16 महीने के आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे थे और 5 महीने से मार्केट लगातार परफॉर्म ही कर रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं। फरवरी के बाद अमेरिकन मार्केट जिस तरह से चलना शुरू हुआ है, और तीसरा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट था। अगर आप देखें तो पहले मई तक अनिल जी यूएस मार्केट बढ़ा था, बट वो 7 स्टॉक्स के कारण बढ़ा था, जो मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा हो गया, नवीडिया हो गया, इस तरह के सारे स्टॉक्स बड़े थे। ये जो टॉप 7 के थे, टेस्ला हो गया। तो वो जो इक्वल वेटेड इंडेक्स था वो -1 था मई तक। बट जून जुलाई में ये ब्रॉडन हो रही थी रैली, रसल भी बढ़ रहा था जो उनका मिड कैप है, और ब्रॉडर और सेक्टर्स में भी पैसा आ रहा था। तो जून जुलाई का अगर आप S&P 500 देखें, इक्वल वेटेड, मतलब जिसमें हर स्टॉक 500 स्टॉक हैं तो 500 का इक्वल वेटेड, वो 11% बढ़ा है। जबकि ये जो S&P 500 7 महीने में 19% बढ़ा, इक्वल वेटेड 10% बढ़ा, बट उस 10% में +11 लास्ट 2 महीने में बढ़ा है। तो ये ब्रॉडन हो रही थी रैली, इंटरेस्ट रेट पीक होने की कगार पे है, इन्फ्लेशन काबू आने की कगार में है। तो इस माहौल में इस तरह की गिरावट थोड़ा सरप्राइजिंग है। बट ये है, मार्केट्स का वैल्यूएशन तो हाई है, अच्छा कर चुके हैं काफी टाइम से। तो क्या ये बहाना बनेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, वो तो अब देखना पड़ेगा। बट मेरे असेसमेंट में होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा आज ये मूवमेंट नहीं है। तीसरी बात ये कि फिच और एसएनपी के बाद क्या मूडीज का मूड भी बिगड़ेगा, वो भी घटाएंगे रेटिंग? उनको वो नेगेटिव, पहले पहले नेगेटिव में जाएंगे कि हम हाँ। नेगेटिव आउटलुक कर रहे हैं, और फिर 2-3 महीने बाद। हम्म। बट ये अनिल जी बहुत क्वालिटेटिव है। हाँ। अगर देखिए, वैसे गड़बड़ तो है, अमेरिका में 6.3% फिजिकल डेफिसिट है। उनका इंटरेस्ट आउट को $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया, साल का जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं अपने डेट पे 1 ट्रिलियन हो गया। तो किसी और कंट्री में ये टॉलरेट ना हो, और जरूर वो टैक्स बढ़ाएं, चीजें करें। ये रीगन के टाइम से 1980 के दशक में जब भी टैक्स काटते थे, लौट के टैक्स वो वापस नहीं आए। और लास्ट टाइम बैलेंस बिल क्लिंटन ने बैलेंस किया था, फिर जॉर्ज बुश जूनियर जब आए उन्होंने फिर टैक्स काटे, फिर इतना बड़ा बना दिया फिजिकल डेफिसिट। ओबामा ने उसको कंट्रोल में नहीं किया, वो भी बढ़ाते रहे, और ट्रंप ने और टैक्स काट दिए। तो आपका रेवेन्यू है नहीं, खर्चा आप करते जा रहे हैं, और उसके लिए आप पूरी दुनिया से कर्जा उठाते रहते हैं। तो वो क्योंकि आपकी रिजर्व करेंसी है और दुनिया की सबसे बड़ी आप मिलिट्री पावर हैं, इसलिए आप कर पा रहे हैं। बट अगर उस पर क्वेश्चन लगता है, तब तो मार्केट ही नहीं है। तो हम यही दुआ करेंगे ये चलते रहें, और इनके साथ मार्केट्स भी चलते रहें। इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, मार्केट में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन पिछली बार जब हुआ था 2011 में, तो होने के पहले मार्केट कमज़ोर थे, और जब ये डाउनग्रेड हुआ उसके बाद से जो बाजार भागे, एक साल में 20-21%, 22%, 2 साल में 45%, तो इस बार भागेंगे क्या वैसे सर? थोड़ा उतना नहीं, आधा ही भगवा दो आप। कोशिश तो रहेगी, बट ये फिर से मैं कहूंगा, यूरोजोन का जो संकट था हाँ। उसके कारण, और डेट सीलिंग काफी उस टाइम पे बहुत ही खराब तरह से बात हो रही थी, क्योंकि ओबामा बात नहीं कर रहे थे रिपब्लिकन से। कांग्रेस उनकी सारी जो उनकी लोकसभा थी वो रिपब्लिकन थी। तो डेट सीलिंग लग रहा था कि डिफॉल्ट कर जाएगा अमेरिका। तो दोनों तरफ से बहुत रुख आक्रामक था, उसके कारण मार्केट गिरे थे, और फिर रिलीफ हो गया जब हुआ। बट S&P ने कहा कि ये अगर आप नाटक करेंगे तो आप ट्रिपल ए डिजर्व नहीं करते, उन्होंने गिरा दी थी इनकी रेटिंग उसके बाद।
तो मार्केट जो दौड़े थे वो यूरोजोन के निवारण के कारण, और बेन बर्नांकी ने और पैसा डाला था फेड की तरफ से, वो ज्यादा मैं कहूँगा बड़े इवेंट थे। डाउनग्रेड का इवेंट मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बट देखिए यूक्रेन में भी हमारा यही सोच था कि 3 से 5 दिन में ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट से मार्केट लौट आते हैं। ऑन रिकॉर्ड हूं मैं कहते हुए, मैंने एनालिसिस की थी, बट वो 2-3 महीने रह गए। बट अगर आप आज देखें, रशिया की भी इकोनॉमी चल रही है, दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, उल्टा दुनिया के रेट्स बढ़ने के बावजूद मार्केट अच्छा कर गए। तो यूक्रेन का अंत में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, तो हमारी एनालिसिस ठीक थी, टाइमिंग में टाइम लग गया। तो ये है, मार्केट काफी अच्छे लेवल्स पर है। यहाँ से अगर बिकवाली आती है तो ट्रिगर हो जाती है बिकवाली, हम्म। थोड़ा और बिक सकता है, बट इस इवेंट के कारण बिकना ये वाजिब नहीं है। हम्म। और लौट के आ जाएगा पैसा, साइड में बहुत पैसा बैठा हुआ है, हाँ। नीचे के लेवल्स पे लोग खरीदते आ जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि ये AA+ की रेटिंग अब न्यू नॉर्मल मानी जाएगी अमेरिका, मतलब वो दादागिरी उनकी वैसी चलती रहेगी कि भाई अगर मैं AA+ हूँ तो AAA कोई है ही नहीं, यही बेस्ट है क्या? ये जो उनका थॉट प्रोसेस पिछली बार भी थी, इस बार भी वैसे ही रहेगा कि हमसे बढ़िया कोई नहीं? देखिए मिलिट्री पावर तो उनकी है, तो हाँ। उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं है। हम्म। तो सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, सबसे बड़ी मिलिट्री अमेरिका है। हम्म। आज के दिन में नाटो के पास अपनी आर्मी नहीं है। हम्म। अमेरिका वहां बैठा हुआ है तो रशिया से महफूज है, नहीं तो रशिया ओवरनाइट पूरा यूरोप में कब्जा कर ले, इतनी बड़ी आर्मी रशिया की है। तो वो अमेरिका तो चेंज होने नहीं वाला। 59% दुनिया ने अपना पैसा अमेरिका के पास रखा हुआ है, जो फॉरेन रिजर्व्स रखते हैं सेंट्रल बैंक्स, 59% अभी भी अमेरिका में। 80% दुनिया की ट्रेडिंग अभी भी डॉलर में होती है। तो ये बदलना मुश्किल है, और क्योंकि फ्री मार्केट है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, आप अगर करेंगे, चाइनीज में आप होल्ड करेंगे, जिस दिन जी जिनपिंग का मूड आया वो बोलेंगे जी आप निकाल नहीं सकते पैसे चाइना से। तो ये सब डिफरेंस है अमेरिका का, जो है 100 साल का एक्सपीरियंस लोगों का रिजर्व करेंसी का, वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता है। अब ये ब्रिक्स की करेंसी बनाने की सोच रहे थे, बट उसमें भारत, चाइना और रशिया ऐसे 3 इतने बड़े कंट्रीज हैं। वो कैसे, चाइना और भारत का किस तरह से मिलाप होगा एक करेंसी बनाने में? हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा ओवरनाइट चाइना में पड़ा रहे, चाइना नहीं चाहेगा कि भारत के हाथ में उनका पैसा पड़ा रहे। तो वो ब्रिक्स करेंसी वगैरह अच्छी बातें हैं एनालाइज करने के लिए, बट ये डॉलर का विकल्प नहीं है आज के दिन, अनिल जी। तो सर ये फिर इसका मतलब कोई फंड फ्लो में कोई बदलाव होगा कि अमेरिका से फ्लोज बाहर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटी डाले हुए ना हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ। हाँ। तो वो AAA चाहे हट गया, हम्म। दूसरा जो है गवर्नमेंट गारंटी, कॉर्पोरेट्स का हम्म। बोरोइंग में थोड़ा सा बढ़ेगा। ये जो स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड बहुत लो लेवल्स पे था, अब कॉर्पोरेट्स को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि देश की रेटिंग से ज्यादा आपकी रेटिंग नहीं हो सकती। हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेने जाता है, वो कहते हैं जी BBB- है आप, तो इससे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट्स को पैसे उठाने में दिक्कत थोड़ी आएगी, और उनका बढ़ेगा थोड़ा बहुत। बट ये वेल नोन फैक्टर्स हैं। यही है कि रेटिंग आज इन्होंने चेंज कर दी, बाकी सब चीजें, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट आउटगो, सब कुछ पता ही है अमेरिका के बारे में लोगों को। तो ये जानकार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इसके कारण नहीं बदलने वाले। कॉर्पोरेट्स का थोड़ा बहुत असर आएगा, 15-20 पैसे उनको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो स्प्रेड बढ़ जाएगा, अनिल जी। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ये है आपके लिए फ्लोज के लिहाज से। अब सर पावेल साहब पे क्या असर पड़ेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। जो वन एंड डन वाला चक्कर चल रहा था, ठीक है, उस पर कोई असर पड़ेगा? सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने घटने का इससे कोई कनेक्शन? कनेक्शन इस तरह से है कि अगर आप वो फिच का डॉक्यूमेंट पढ़े, सवेरे मैं उठ के वही डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, भाई क्या हो गया, क्यों आग लगाई इन्होंने, और उसमें अपार्ट फ्रॉम डेट सीलिंग, अपार्ट फ्रॉम ये फिजिकल डेफिसिट वगैरह, उन्होंने मेंशन किया है कि इतनी जोर से रेट बढ़ाए हैं, जो 5.25% बढ़ा दिए 15 महीने में, इसका असर आएगा आपके इंटरेस्ट आउटगो में। और हमें लगता है कि रिसेशन हो सकता है आखिरी क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर अगले साल में।
तो अक्टूबर के तिमाही में और अगले जनवरी की तिमाही में ये फिच कह रहा है कि माइल्ड रिसेशन आ सकता है। पावल कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग है। और हमें भी अभी तक जो आंकड़े आए हैं 2% पहले क्वार्टर में अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ी, 2.4% बढ़ गया, तो और बुलंद रहा दूसरा क्वार्टर। तो हमें तो अभी तो नहीं दिख रहा इस साल में कि माइनस में आ जाएगी अमेरिकन इकोनॉमी। और अभी तो इस साल तो रिसेशन आ भी नहीं सकता। अगर इस तिमाही और अगले तिमाही में नेगेटिव आए तभी आप कह सकते हैं कि इस साल में रिसेशन है। तो ये तिमाही तो काफी तेजी से, जुलाई भी अच्छा रहा है, जो पीएमआई वगैरह इनके आंकड़े निकल के आ रहे हैं। यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग है, बिजनेस फिक्स्ड इनकम बिजनेस जो स्पेंडिंग है 7% बढ़ रही है साल दर साल। तो काफी बिजनेस सेंटिमेंट भी स्ट्रांग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी स्ट्रांग है। तो ऐसे माहौल में रिसेशन नहीं आता इतनी जल्दी। आ, हो सकता है क्या पता नवंबर दिसंबर में कुछ मंदी आए, बट वो फिर मार्च तक ही आप डिक्लेयर कर पाएंगे रिसेशन। इस साल तो नहीं आता। तनाव न दें। आप तो ये बताएं सर कि ब्याज दरें घटना कब शुरू होगी? आपने कल हिंट देने की कोशिश भी की, मैंने तुरंत रोक दिया था आपको। मैंने कहा नहीं, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में आप बताना कौन से एक बैंक ने ब्याज दरें काटी हुई है ना दुनिया में, और ये जी अमेरिका में कब से कटेगी? एक साउथ अमेरिका के एक बैंक ने काटी है और कल ब्राजील के बैंक की बैठक है। हाँ। उन्होंने अपना रेट एक साल से नहीं बढ़ाया। तो पहले बढ़ाने भी पहले उन्होंने शुरू कर दिया था, तो अहेड ऑफ द कर्व था ब्राजील का बैंक। और अब कल उनकी बैठक है, 13.5% या 13.75 ऐसे रेट है। तो उम्मीद थी कि 25 बेसिस पॉइंट वो एक टोकन जरूर काटेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में है। और बहुत बड़ा ये रहता है, इतनी बड़ा अगर सबको सोचिए, अगर आप औद्योगिक कार्य काम करते हैं और उद्योगपति हैं, और उसमें आपको 15% पे उठाना पड़ता है ब्याज पे ये लोन। तो आप किस तरह से उस बिजनेस को बनाएंगे? ये भारत जो हमारा 1990 के दशक में 14-15% पे कंपनियां पैसे उठाती थी और फिर बैंकरप्ट हो जाती थी। तो ये रेट कटना तो है, और ये हमें लग रहा था कि ब्राजील कुछ करेगा, बट ये एक फिच का अब आ जाता है संकट के, क्योंकि ये रेटिंग कम हुई। क्या वो बोलेंगे चलो होल्ड कर लेते हैं, रिस्क ऑफ हो रहा है, कहीं हमारे मार्केट से पैसा ना निकले, तो हम अपने मार्केट को अट्रैक्टिव रखते हैं, रेट्स अभी भी जारी रखते हैं। तो देखते हैं वो क्या बोलेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही है बिल्कुल। उम्मीद थी कि कल रेट कट आ जाएगा ब्राजील का, और वो शुरुआत करेगा रेट कट्स की विश्व भर में। अभी शायद एक महीने के लिए वो होल्ड कर लेंगे। बट अच्छी बात क्या रही कि ईसीबी ने जो कहा कि मोर रेट्स विल बी नीडेड। पिछले हफ्ते, पिछले थर्सडे को ईसीबी ने रेट बढ़ाया। उन्होंने कहा अब हम डेटा ड्रिवन रहेंगे, अगर आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी। ये बहुत अहम मूव था ईसीबी का। शायद वो एक बारी और बढ़ाएंगे, बट पहले लग रहा था 2-3 बारी बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या है कि पीक के बहुत पास हम पहुंच गए हैं। इन्फ्लेशन का पीक हो चुका है, डॉलर का पीक हो चुका है। तीसरा जो स्तंभ रहता है कि आपका रेट कहाँ पे जा रहा है, रेट हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो जीरो पे आप नहीं ये है। कह रहे हो कि ये कमोडिटी के दाम जुलाई के महीने में सब वापस बढ़े हैं, उसके बावजूद इन्फ्लेशन का पीक तो हो गया, पीक भले हो गया, लेकिन बढ़ने की रिस्क है कि ज़्यादा नहीं? ज्यादा नहीं है। नहीं है? ज्यादा नहीं है, अच्छा। क्योंकि आपका बेस इफेक्ट है अभी भी। अब देखिए, पिछले साल अमेरिका की जून में 9.1 थी, वो 3 पे आई। अब अगले जून में थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू होगा, तब तक थोड़ी मंदी हो चुकी होगी इकोनॉमी में। राइट। तो इतनी तेजी से नहीं भागते कमोडिटीज, अभी इतनी डिमांड नहीं आई है। करेक्ट। पुस्तकें तो पढ़ी हैं सर आपने बहुत सारी, उस पर भी मुझे सवाल लेने हैं। तो पहले तो ये बताएं कि सर इस बार कौन सी किताब आपने पढ़ी जो आपको बड़ी पसंद आ रही है? एक बड़ी अच्छी किताब है क्रिस मायर की, अनिल जी, 100 बैगर्स, कैसे वो स्टॉक चुने जो 100 टाइम्स आपको रिटर्न दे। और आपने बहुत एक फर्स्ट क्लास जो आपकी इंटरव्यू रही रामदेव जी के साथ और मेरे पुराने दोस्त समीर अरोड़ा जी के साथ, तो इसमें रामदेव मेंशन्ड है। मोतीलाल ओसवाल की जो वेल्थ स्टडी होती है हर साल की, मैं सबको कहूंगा जरूर पढ़ा करे। हर साल ये जो निकालते हैं, तो इनकी 2014 की जो स्टडी है वो इनके चैप्टर 4 में मेंशन्ड है। तो क्रिस मायर बेसिकली सिखा रहे हैं कि कैसे
आंकड़े रहते हैं। इन्होंने 1962 और 2014 के बीच में सब कंपनियां एनालाइज की अमेरिका में, और 365 ऐसी कंपनियां ढूंढी जो 100 गुना बढ़ी थी। हमारा क्या है, हमारा तो मार्केट ही बढ़ गया। हमारा जो 1979 में 100 का मार्केट था, मुझे याद है फरवरी 2006 में हमने 10,000 क्रॉस किया था सेंसेक्स में फर्स्ट टाइम। हमारा तो पूरा मार्केट ही बढ़ गया। तो मेरे जैसे लोग जो फॉर्चुनेट थे, आप भी उसी दशक के हैं, जो काम करना शुरू किए 1990 के दशक में, जस्ट अगर आपने मार्केट ही होल्ड किया होता, आपके 100 गुना रिटर्न आ गए थे। तो 10,000 से अभी 60,000 आया है या 66,000 आया है, तो 6.6 टाइम आया है 16 सालों में। वो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। बट जो रिटर्न हमने तब बनाया पहले 25 साल सेंसेक्स के, वो वैसा दमदार रिटर्न है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। ज़्यादा इसकी प्रिंट कॉपीज मिलती नहीं है, तो आप किंडल वगैरह पे देख लीजिएगा ऑनलाइन। नॉर्मल किताब बहुत महंगी रहती है, डॉलर वाली आनी पड़ती है इंपोर्ट करके। तो बट छोटी सी किताब है और बहुत इसमें अच्छे नुस्खे हैं अनिल जी। तो और इसका जो बेस्ट कोई है कि तो कोई फेवरेट डायलॉग बताओ। नुस्खे बहुत सारे हैं, आपको क्या पसंद आया? इसमें एक एक कोट बहुत अच्छा लगा कि हाँ। भाई, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना है, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: विजन, करेज और पेशेंट। तो अगर पैसे, विजन है कि शेयर जाके ढूंढने का, करेज जाके खरीदने का, और पेशेंस चाहिए उसको होल्ड करके रखने का। और ऑर्डिनरी कंपनी जो इन्होंने 365 कंपनीज बनाई, वो मीडियन लेवल उसका 15 से 26 साल लग जाते हैं 100 गुना होने में। तो अगर आपका उस तरह का नजरिया, आप सीरियस मनी बनाएंगे। और यही हम कहते हैं अनिल जी, ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर्स अच्छे पैसे दिन दिन के बना लेते हैं, 100 हजार, बट जो करोड़ों में बनते हैं वो निवेशक के ही बनते हैं। और ये कहते हैं पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सो विजन टू सी, करेज टू बाय, एंड पेशेंस टू होल्ड एंड टू स्टे इन्वेस्टेड। और पेशेंस सबसे अहम है। जितना आप टाइम देंगे, जितनी सिंचाई करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट की, वो उतना बढ़ेगा, करोड़ों बना के देगा आपको। तो सर हम तीनों ही चीज़ें आपसे सीखते हैं। विजन तो सबसे ज़्यादा, और करेज खुद अंदर से ले आते हैं। पेशेंस तो आपका अपना गुण है जो हमारे निवेशकों को, हमारे दर्शकों को अपने अंदर लेकर आना है। तो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का इस महीने का हाल, और साथ ही कुछ आपके लिए निवेश के बेहतरीन नुस्खे भी अजय बग्गा सर की तरफ से आते हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू। इस एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के लिए। रेगुलर तो मुलाकातें होंगी, अगले महीने आपसे इस खास शो में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।